नमस्ते। श्योर सक्सेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबों का भरपूर स्वागत है। मैं आपका श्रीकांत सर। मैं इस प्लेटफॉर्म पर भूगोल के साथ आप लोगों से जुड़ूंगा। भूगोल की समग्र समस्त कक्षाओं को लूंगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियमों के बैच में भूगोल के साथ मैं सेवारत रहूंगा। भूगोल पढ़ने के क्रम में जो हमने डिसाइड किया कि कैसे सबको भूगोल सिखा दिया जाए, ज्योग्राफी कैसे सब में समाहित कर दिया जाए। जो लोग ज्योग्राफी के भय के साए में जीते हैं उनको भी ज्योग्राफी का एक्सपर्ट कैसे बनाया जाए। इन सभी विचारों के साथ हमने सोचा कि भूगोल जो प्रारंभ करें उसको मैप के साथ प्रारंभ करें, और मैप में भी इंडिया की मैपिंग नहीं, विश्व मैप के साथ कक्षाओं को संचालित किया जाए। ये इसलिए भी क्योंकि सिविल सेवा के तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम प्रारंभ करने में जो सबसे पहला कदम होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आपको वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप सब पर बेहतर सी समझ विकसित हो, आप हर चीजों को जानते हो, विश्लेषण कर लिए हो। इसके बाद आप अपनी सिलेबस को प्रारंभ करें। यह मैपिंग तो खुद सिलेबस है, लेकिन इस सब के बाद भी यह अन्य सभी विषयों का कुंजी है। खोलेगा आपके करंट अफेयर्स के समझ को बढ़ाने की जानकारियों को। इस मैप पर आप अपनी पकड़ को मजबूत कर मैप को आत्मसात कर आप आईआर को आसानी से समझ सकते हैं, इन्वायरमेंट में बेहतर कर सकते हैं, इतिहास में अपनी समझदारी को और प्रगाढ़ बना सकते हैं। जैसे अपने कुछ उदाहरण से भी इसको समझ सकते हैं कि कैसे मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको पढ़े गए चीजों को बहुत लंबे समय तक याद करने में सुविधाजनक है। कि आप पटना में रहते हैं और गांधी घाट के किसी घटना का आप विवेचन करते हैं, कोई आपके सामने करता है, तो यदि आप उस जगह को देखे हैं तो ज्यादा बेहतर तरीका से आत्मसात करिएगा। बहुत लंबे समय तक आप उसको याद करके रखेंगे, और इसलिए मैप आपके याददाश्त को भी बढ़ाता है। यह मैपिंग का पहला क्लास है जिसमें क्लास का सार है कि मैप को पढ़ा कैसे जाए, मैप को क्यों पढ़ा जाए उसके बारे में तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। क्या मैप को इंटरटेन बना के लिए पढ़ा जाए या फिर एक गंभीर भाव से अच्छे शब्दों के साथ परीक्षा पास करने के लिए पढ़ा जाए। मानचित्र जब भी पढ़ें तो उसमें शब्दावलियों का जो प्रयोग करें उसे लिखने में वह हमेशा एक मानक की शब्दावलियां होनी चाहिए, मानक के अनुकूल ही पढ़ा जाना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि हमारे परीक्षा के जो शब्द हैं वो शब्द में यह मांग होता है, मानक होता है कि शब्द सारगर्भित हो, गंभीर हो और संक्षेप हो। मैप शुरू करते हैं। वर्ल्ड मैप को
तो इसमें महाद्वीपों और महासागरों के निर्माण के साथ यह मैप की कक्षाएं प्रारंभ होगी। कुछ लोग पढ़ के बैठे होंगे और कुछ लोग ऐसे भी हमें सुन रहे होंगे जिनको मैप का एम भी नहीं आता होगा। तो मैं ऐसे लोगों पर ज्यादा फोकस करूंगा जो मैप को बिल्कुल नहीं जानते हैं। अब ऐसे लोगों को भी नई चीजों और नई तरीकों को बता करके अपने अंदर जोड़ेंगे, अपने पास लाएंगे, जिन्होंने कहीं मैप पढ़ लिया है लेकिन उन चीजों को नहीं पढ़ा जो पढ़ा जाना चाहिए। अब महाद्वीपों का निर्माण, महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे महाद्वीप बने, महाद्वीपों की संख्या कितनी है, महाद्वीपों की संख्या कितनी है, इन सब के साथ ही हम अपनी इस कक्षा को बस धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। आप अल्फ्रेड वेगनर की महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को निश्चित रूप से जानते होंगे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में अल्फ्रेड वेगनर ने कंसेप्ट दिया है पेंजिया का, कि प्रारंभ में संपूर्ण विश्व, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, वे सब एक साथ जुड़े हुए थे और उनके एक साथ जुड़े होने के जो स्वरूप था, उसी स्वरूप का नाम, इसी स्वरूप का नाम पेंजिया था। और इस पेंजिया के ऊपर वाले खंड को, इस पेंजिया के ऊपर वाले खंड को अंगारा लैंड, जबकि इसके नीचे वाले खंड को गोंडवाना लैंड कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया। इसके ठीक बीच में तेथिस सागर था। कैसे कैसे विखंडित हुआ इसको तो फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी यहीं से शुरू करेंगे पढ़ना हम लोग, कि कब, कालखंड क्या था, कारण क्या था, कैसे उत्तरी अमेरिका टूटा, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका का निर्माण कैसे हुआ, इन चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन ये फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। इस पेंजिया के चारों तरफ, पेंजिया के चारों तरफ महासागर था। उस महासागर का नाम क्या था? वह महासागर था पेंथालासा। पेंथालासा कौन सा महासागर था? पेंथालासा। यह अभी के समय का जो प्रशांत महासागर है, यही तो है पेंथालासा का आधुनिक या बाद का स्वरूप। स्वाभाविक सी बात है कि यदि महाद्वीपों में विखंडन हो रहा है, महाद्वीपें पृथक हो रही हैं, तो महासागर भी तो पृथक होंगे ना। महाद्वीप अलग अलग खंडों में बन रहे हैं, तो अलग अलग महासागरों का भी निर्माण होगा ना मेरे प्रिय व्यूअर्स। इसी के साथ हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। अब महाद्वीपों की संख्या पर बस चंद सेकंड आपसे बात कर लेते हैं कि महाद्वीप हैं कितने, महासागर हैं कितने, महाद्वीप कितने हैं। महाद्वीपों की संख्या, महाद्वीपों की संख्या जैसे सब लोग 7 जानते हैं और कुछ लोग डायरेक्ट 8 बोल देगा। महाद्वीपों की संख्या आप स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बोलेंगे कि 7+1 है। ये 7+1 क्या? तो 7 महाद्वीप तो आप जानते हैं। 8वां महाद्वीप को भूगर्भ शास्त्रियों ने, भूगोल वेताओं ने, ज्योग्राफरों ने ढूंढ निकाला है और वो 8वां महाद्वीप जीलैंडिया है। 8वां महाद्वीप 7+1 जो ये एक महाद्वीप है, इसका नाम जीलैंडिया है।
आगे मैं मैप के माध्यम से इस जिलेंडिया का अवस्थिति भी दिखाऊंगा। लेकिन एक चीज चर्चा हो जाना चाहिए कि जिलेंडिया का निर्माण कैसे हुआ, ये जिलेंडिया क्यों डूबा, ये जिलेंडिया की अवस्थिति है प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड के पास। और पहले यह भी एक महाद्वीप होता था जिलेंडिया भी, लेकिन इस जिलेंडिया में अंतर्भेदी मैग्मा समाहित हुआ ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। तो अंतर्भेदी मैग्मा के समाहित होने के कारण इसका घनत्व बढ़ गया और घनत्व बढ़ने के कारण ही यह प्रशांत महासागर में डूब गया। थोड़ा सा और आपको इसके गहराइयों में आपको आत्मसात कराएंगे, इसकी गहराइयों में लेकर के चलेंगे। जैसे आप ये भूपृष्ठ को जानते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सबसे ऊपर के भाग क्रस्ट होता है। ये सब फिजिकल ज्योग्राफी में शुरू करेंगे, बस यहां थोड़ा परिचय करा लेना चाहिए और परिचय के साथ ही आपका जिलेंडिया का कंसेप्ट क्लियर होगा, टेरेंस समझ में आएंगे। ये क्रस्ट दो प्रकार का, एक महाद्वीपीय और दूसरा क्रस्ट महासागरीय। महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण हुआ है किससे? ग्रेनाइट से, जबकि महासागरीय क्रस्ट का निर्माण हुआ है बेसाल्ट से। और ग्रेनाइट का घनत्व बेसाल्ट से कम होता है। यही कारण है कि यहां भी ये क्रस्ट है, इसके नीचे इस भाग को मेंटल और यहां क्रोन या महाद्वीप महासागर के ऊपर संचलित होते हैं। जिलेंडिया भी ग्रेनाइट का बना था। वह घटना क्या थी जिसमें जिलेंडिया डूबा? तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण अंतर्भेदी मैग्मा का जब जिलेंडिया में प्रवाह हुआ, फिर उसका घनत्व बढ़ा और वो पैसिफिक महासागर में डूब गया। यही जिलेंडिया था। एक चीज और आएगा जब जिलेंडिया पढ़ रहे हैं तो टेरेंस। ये टेरेंस किसको कहते हैं? टेरेंस क्या है? जब पेंजिया का विखंडन हो रहा था तो कुछ उसके खंड बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे और वो आज आर्कटिक या अंटार्कटिका के समीप तैर रहे हैं, अवस्थित हैं। उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को टेरेंस कहा जाता है। टेरेंस कहा जाता है, बिल्कुल याद करके रखिएगा, उन्हें ही टेरेंस कहा जाता है। इससे मैप के बेसिक क्लासेज में आपको दिशा तो निश्चित रूप से आता होगा। अब इतनी छोटी छोटी बातें आपको नहीं पढ़ाई जाए वही अच्छी है, लेकिन कुछ लोग इसका भी मांग करने लगते हैं या इस आधार पर भी कभी कभी शिक्षक का मूल्यांकन करने लगते हैं कि इसने तो ये छोटी बातें नहीं बताई, इसे नहीं बताई, ये ठीक नहीं है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि छोटी बातों से लेकर के और बड़ी बातों तक आप तक परोसा जाए, पहुंचाया जाए, जिससे कि आपका बेहतर ज्ञानवर्धन हो और आप सफल हो। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट,
मैप को पढ़ने के लिए नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट याद करके रखिएगा। जब भी आपको घुमाया जाए किसी भी बिंदु से ऊपर, नॉर्थ नीचे, साउथ फिर वेस्ट और ईस्ट में, कॉर्नर को भी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिशा को याद रखेंगे कि आपको मैप में जहां कहीं आपके एटलस तक पहुंचाना हो, किसी अवस्थिति को लोकेट करके बताया जाएगा आपको कि नॉर्थ ईस्ट में देखें, तो आप ऊपर की ओर नॉर्थ ईस्ट में देख पाए। इसलिए भी आप लोग मैप पढ़ने के लिए क्या क्या व्यवस्थित करके रखेंगे नेक्स्ट क्लास से कि आपको मैप बेहतर तरीका से पढ़ाया जा सके। आप मैप में व्यवस्थित करके रखिएगा। क्या क्या व्यवस्थित स्वरूप होगा आपका, तो एक एटलस होना चाहिए आपके पास। बिना एटलस का मैपिंग का क्लास सुचारू नहीं हो सकता है। यदि बिना एटलस लिए आप क्लास को देखेंगे तो इसका कोई बेनिफिट, फायदा आपको नहीं होगा, बस ये इंटरटेनमेंट मात्र हो सकेगा। तो एटलस लेके रखिएगा। जो है ऑक्सफोर्ड का यदि स्टूडेंट एटलस ले लेते हैं तो सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर अवस्थितियों को लोकेट किया गया है, दिखाया गया है उसमें। फिर आपके पास एक दो कलर का हाइलाइटर होना चाहिए और कुछ ब्लैंक्स मैप होना चाहिए। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को पढ़ रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया का 2-3 पॉलिटिकल और 2-3 फिजिकल ब्लैंक्स मैप लेकर के आप रखेंगे। भविष्य में आपको रिवीजन्स करने में वो चंद मिनट का काम होगा कि एक बार उठा करके देख लीजिएगा, सारी चीजें उसमें लोकेट हो जाएंगी। उसमें उन चीजों को भी लिखा जाएगा, दिखाया जाएगा जो आपके ऑक्सफोर्ड या अन्य एटलस में नहीं है। इसलिए ब्लैंक्स मैप को लेकर के रखिएगा, हाइलाइटर को लेकर के रखेंगे। कॉपी पेन निश्चित रूप से दुरुस्त करके आप अपने पास रख ले, क्योंकि केवल पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है। उन चीजों को मैं लिखा भी दूंगा, अपनी भाषा में लिखाऊंगा, जो आप आईएएस पीसीएस के परीक्षाओं में लिख सके। तो जब तक आपके पास कॉपी नहीं होगा आप उन चीजों को कैसे कर पाइएगा। इसलिए 4-5 जो शस्त्र है, दिव्यास्त्र हैं, इसे आप व्यवस्थित कर लें। एटलस, हाइलाइटर, ब्लैंक्स मैप, कॉपी पेन लेकर के कक्षाएं शुरू करेंगे। आइए आज कुछ बेसिक चीजों को बता देता हूं जिसमें आपको एटलस या अन्य किसी चीज की जरूरतें नहीं होगी। अब 7 कॉन्टिनेंट्स जो हमारे पास है, 7+1, उसको मैप पर एक बार देख लें। उसको मैप पर एक बार देख लें कि ये कॉन्टिनेंट्स हमारे हैं कहां। तो सबसे पहला, सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है, सबको पता है। और आपसे निवेदन भी है कि आप केवल न्यूमेरिकल ऑर्डर पर मत पढ़िएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, एशिया। दूसरा कौन सा, उसके बाद अफ्रीका। तीसरा नॉर्थ अमेरिका। चौथा साउथ अमेरिका। पांचवा, यहां दिख रहा होगा आपको, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका सबसे उत्तर में है। 98% भाग इसके हमेशा बर्फ में ढके रहते हैं। 2% कभी कभी बर्फ विहीन होता है।
तो वहां रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं अन्य देशों को, सब पर बात करेंगे, आपसे एक एक करके बात करेंगे। तो पांचवा महाद्वीप हमारा अंटार्कटिका, छठा छठा ये छठा का जो है यूरोप, और सातवां ऑस्ट्रेलिया, जबकि आठवां कंटिनेंट इसी ऑस्ट्रेलिया के पास, न्यूजीलैंड के पास, यहां आठवां कंटिनेंट भी हमारा है। आइए एक बार इसका ब्लैंक्स मैप लेकर के प्रैक्टिस करा देते हैं आपको, कि फिर ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। यही है ब्लैंक्स मैप लेकर के, और इसको याद कर लीजिएगा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, तो क्षेत्रफल और जनसंख्या में दोनों में सबसे बड़े हम लोग हैं। कहा भी जाता है ना कि जहां से हम खड़े होते हैं कतारें वहीं से शुरू होती है। तो पहला एशिया, दूसरा अब हमारे पड़ोस में होगा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा तो यहां अंटार्कटिका दिख रहा होगा, और छठा यूरोप, सातवां और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया या ओशानिया। ये भी क्लियर करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को ओशानिया क्यों कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा सातों कंटिनेंट आपको कौन कौन। तो पहला स्पष्ट कर लीजिएगा, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और अभी जो आठवां कंटिनेंट को वैज्ञानिकों ने ढूंढा है, भूगोल वेताओं ने जिसके बारे में बताया, वह है जिलैंडिया। जिलैंडिया का निर्माण कैसे हुआ या जिलैंडिया कैसे डूबा पैसिफिक प्रशांत महासागर में, बता चुके हैं कि ज्वालामुखीय विस्फोट के कारण अंतर्वेदी मैग्मा का जब जिलैंडिया में प्रवेश हुआ, घनत्व बढ़ा तो वह डूबा। अभी जिलैंडिया का कुछ भाग बाहर हुआ है। दिखा देते हैं आपको जिलैंडिया को कि जिलैंडिया कहां है। यही है आपका जिलैंडिया, पैसिफिक प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में ये जिलैंडिया है। न्यू कैलेडोनिया जो ये जगह लोकेट किया गया है, यही 6% हिस्सा इसका बाहर हुआ है। बाकी जो 94% है यह अंडर वाटर है, जल में डूबा हुआ है। इस जिलैंडिया का 94% हिस्सा अब जो आज के क्लास में हम लोगों का विषय है देख लेंगे, ओशनिया। ऑस्ट्रेलिया से हमारी क्लासेस शुरू होंगी। ये इसलिए भी हम ऑस्ट्रेलिया से पढ़ना शुरू करेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कंटिनेंट है, कम अवस्थितियां हैं, चीजें औरों के तुलना में आसान है। तो केवल ऑस्ट्रेलिया का राजनीतिक अध्ययन नहीं, इसका भौतिक, राजनीतिक, आर्थिक, समसामयिक, वहां के संसाधन, जलवायु, उद्योग, इन सब चीजों पर आपका समग्र अध्ययन कराया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया नाम कैसे पड़ा? तो ये ऑस्ट्रेलस से ऑस्ट्रेलिया बना है, और ऑस्ट्रेलस का अर्थ होता है दक्षिणी, दक्षिण में स्थित है, और दक्षिण में स्थित होने के कारण ही इसका नाम ऑस्ट्रेलस पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में यदि हम शामिल कर लेते हैं माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया को, तो इसे संपूर्ण स्वरूपों को, संपूर्ण रूप में इसे ओशनिया कहा जाता है। यही कहा जाता है इसे ओशनिया। पढ़ने के क्रम में
हम लोग इस ओशनिया को पढ़ेंगे, देख लेंगे कि इस ओशनिया में ऑस्ट्रेलिया के बाद अन्य कौन कौन से छोटे छोटे द्वीप इसमें फैले हुए हैं। पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया या मेलानेशिया में कौन कौन से जो है अवस्थिति है। ऑस्ट्रेलिया जिसकी खोज किया था किसने? जेम्स कुक ने। लेकिन जेम्स कुक से पहले तस्मान ये पहुंचे थे तस्मान द्वीप पर। उसके जो तस्मान है उसका यही तस्मान द्वीप, उन्हीं के नाम पर इसका नाम तस्मान रखा गया है। और यहां सागर भी तस्मान सागर है। तस्मान सागर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति तस्मान है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था जेम्स कुक, जो एक ब्रिटिश नाविक है। अब आपके पास शस्त्राभाव है, इसलिए मैंने केवल इस चीज को बता दिया कि जो है हम क्लास शुरू करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया से। आप ऑस्ट्रेलिया को पढ़ करके आत्मसात करके रखिएगा। आज के वीडियो में थोड़ा अन्य चीजों को देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा जाना चाहिए, कि कौन कौन सी भौगोलिक वर्ड आपको मिलेंगे। तो कुछ वर्ड को ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे तो महाद्वीपों और महासागरों, यदि तटों पर जाइएगा तो तट के साथ वहां कुछ अवस्थितियां दिखेंगी आपको। वे कौन कौन सी अवस्थितियां होंगी, उनका नामकरण कैसे हुआ, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे इस कंटिनेंट के साथ, इस कंटिनेंट के साथ इस कंटिनेंट के साथ जो सबसे छोटा अवस्थिति यहां दिखेगा, सबसे छोटा दिखेगा, क्या कहेंगे इसको आप? थोड़ा सा जल अंदर की ओर गया होगा, नहीं तो ये जल यहां सीधा दिख रहा है, बहुत छोटा सा अवस्थिति दिख रहा होगा। इस छोटे अवस्थिति का क्या नाम है, इसे क्या नाम देंगे? यह सबसे जो छोटा या कम गहरा, सबसे कम गहरा जो अवस्थिति है वो अवस्थिति होता है बैक वाटर। क्या नाम है इसका? तो ये बैक वाटर होता है, अंग्रेजी में बैक वाटर। और हिंदी वर्ड जो इसके लिए प्रयोग हुआ है बैक वाटर के लिए, वह हिंदी वर्ड है पश्च जल। पश्च जल, ये पश्च जल सबसे छोटी अवस्थिति है, आकृति है, जो महासागरों का उसके तटों में बना होता है। इससे थोड़ा सा बड़ा, बस थोड़ा गहरा बना होगा, थोड़ा गहरा बना होगा, इससे थोड़ा सा गहरा जो अवस्थिति बना हो उसे कहा जाता है आंतरिक जल या इनलेट। इसी को हम इनलेट कहते हैं या आंतरिक जल कहा जाता है। आंतरिक जल या इनलेट, आंतरिक जल या इनलेट, याद रखिएगा। जो सबसे छोटा हो वो बैक वाटर पश्च जल, फिर इनलेट या आंतरिक जल। जो इससे थोड़ा बड़ा हो, इससे थोड़ा बड़ा हो, ये क्रीक होता है, ये क्रीक होता है। क्रीक सब पर बात करेंगे। हर महाद्वीप में देखेंगे कि कहां बैकवाटर बन रहा है, कहां इनलेट बन रहा है, क्रीक कहां कहां है। और जो क्रीक से बड़ा होगा, जो क्रीक से बड़ा हो वह गल्फ होता है। क्रीक से जो बड़ा हो ये गल्फ होता है। गल्फ खाड़ी, खाड़ी। और जो इससे गल्फ से बड़ा हो उसे बे कहा जाता है। देखेंगे जो गल्फ से बड़ा हो, ये गल्फ से बड़ा अवस्थिति को
बे कहा जाता है। वे जैसे बंगाल की खाड़ी, इसका भी हिंदी खाड़ी होता है। आप जब भी प्रश्न को बनाएं और खाड़ी जैसी कोई प्रश्न आपसे पूछा गया हो, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूर देख लीजिएगा कि बे लिखा है या गल्फ लिखा है। गल्फ भी खाड़ी और बे भी खाड़ी, लेकिन दोनों में अंतर होता है। किसका? तो दोनों के चौड़ाई और गहराई का, दोनों के चौड़ाई और गहराई का। जबकि इससे बड़ी संरचना दो अर्ध चंद्राकार होता है, ये बाइट होता है, इसको बाइट कहा जाता है। और ये बाइट बढ़ करके, ये और बाइट बढ़ करके निर्माण करता है किसका? बीच का। यही बाइट के बाद क्या बनता है? तो बीच बनता है, तट का निर्माण होता है। आप महासागरों के साथ बनने वाले आकृति और स्थलाकृतियों को आपने देख लिया। सबसे पहले बैकवाटर, पश्च जल देख ले। यदि संरचनाओं को ऐसे देखा जाए तो बहुत पतला सा यदि अंदर गया हो तो ये बैकवाटर पश्च जल है। यदि थोड़ी इसकी गहराई बढ़ जाए तो ये इनलेट है। जबकि इससे थोड़ा और ये गहरा हो जाए तो क्रीक है, फिर गल्फ है। गल्फ के बाद आपको बे मिलेगा, फिर बे के बाद बाइट होगा और फिर सीधा होकर के ये बीच बन जाता है। बहुत क्लियरिटी है इसमें, और इस स्तर तक तो पहुंच के पढ़ना ही पड़ेगा आपको। बैकवाटर जैसे केरल में जो तटों के अंदर गया हुआ महासागरीय जल है, जहां बहुत सारी छोटी छोटी नदियां भी मिलती है, वो बैकवाटर या पश्चल का उदाहरण है। केरल में स्थानीय शब्दों में उसे कयाल कहा जाता है। केरल में इसे कयाल कहा जाता है। तो कयाल क्या है? तो यही बैकवाटर है, पश्चजल है, जहां नदियां सागरों से, महासागरों से मिलती है। तो फिर से क्लियर कर लेते हैं कि ये बैकवाटर, इनलेट, क्रीक, गल्फ, बे, बाइट और बीच। बे, बाइट और बीच। थोड़ा और इसको अंदर लेते हैं। अगर एक साथ बनाया जाए तो कैसा संरचना बनेगा? ये कैसा संरचना होगा? ये बैकवाटर है, बैकवाटर है, इससे थोड़ा गहरा बनेगा, थोड़ा गहरा बनेगा। इनलेट है, इनलेट है, आंतरिक जल, इससे थोड़ा चौड़ा। ये क्रीक है, क्रीक है, जबकि इससे थोड़ा सा और चौड़ा ये गल्फ है। एक क्रम में, एक क्रम में सबको लगा दिया गया। गल्फ है, गल्फ के बाद यहां बे होगा, फिर बे से बड़ा, बे से बड़ा बाइट, बाइट, और बाइट के बाद जब ये कट करके अवसादीकरण के कारण निर्मित होने वाली संरचना बीच कहलाएगी। ये बीच बनेगा। आप इन शब्दों को निश्चित रूप से समझ गए होंगे, याद भी हो गया होगा आपको। नीचे से कैसे पढ़ना है? तो बैकवाटर, इनलेट, क्रीक, गल्फ, बे, बाइट, बीच। ठीक है। फिर यदि 7 कंटिनेंट हैं तो 5 महासागर हैं। थोड़ा सा उन महासागरों को भी देख लेते हैं कि कौन कौन से वे महासागर हैं, कौन कौन से महासागर हैं। इसी मैप पर देख लेते हैं महासागरों को। यहां सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर,
सबसे बड़ा महासागर, और सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर। सबसे गहरा, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, यहां भी प्रशांत और यहां भी प्रशांत। देख लेंगे दोनों को, यदि ग्लोब पर देखेंगे ना तो दोनों एक साथ जुड़ जाता है और इसकी आकृति ओ आकार की आकृति बन जाती है। प्रशांत महासागर की आकृति ओ आकार की आकृति बन जाती है। पहला महासागर प्रशांत, इसके लिए एक ट्रिक भी आता है, याद करने में थोड़ा सुविधा रहता है। पैसा, PAISA, बहुत कॉमन ट्रिक है पैसा का, तो ये ओ आकार का बन जाता है। फिर दूसरा जो हमारा ओशियन है, महासागर है, वह महासागर है अटलांटिक। दूसरा महासागर है अटलांटिक, जिसकी आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति एस आकार की आकृति है और इस अटलांटिक के मध्य में, इस अटलांटिक के मध्य में निर्मित हुआ है, बना है एक महासागरीय कटक का निर्माण हुआ है। महासागरीय कटक का निर्माण हुआ है। यदि ये महासागर में नहीं होकर के कहीं महाद्वीपों पर होता तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला यही होगा। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे बड़ा कटक कौन सा है, तो सबसे बड़ा कटक है मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, नंबर 2 पर मिल चुका है अटलांटिक, जबकि जो तीसरा थर्ड नंबर का महासागर है या थर्ड नंबर का महासागर है हिंद महासागर, जिसकी आकृति एम आकार की आकृति है। इंडियन ओशियन, एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। यह एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। याद रखिएगा, हिंद महासागर ये जो है इंडियन ओशियन, इंडिया के नाम पर रखा जाने वाला, हिंद के नाम पर रखा जाने वाला महासागर है। ये दर्शाता है कि प्राचीन समय से विश्व के लिए भारत की उपयोगिता क्या थी। यह भी हो सकता है कि यदि कोई व्यापारी किसी देश से भारत की ओर आ रहा हो, नाविक भारत आ रहे हो, तो वे लोग जब इस महासागर में आते होंगे तो फिर उनको लगता होगा कि अब हम भारत में पहुंचने ही वाले हैं, भारत नजदीक ही है, तो उन्होंने इसका नामकरण कर दिया होगा हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। तो तीसरा नंबर महासागर हम लोगों को मिल चुका है स्टिक से PAI। तो चौथा कौन सा है, साउथ में S, दक्षिणी महासागर, यहां अवस्थित है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका के ऊपर में दक्षिणी महासागर, ये चौथा नंबर महासागर है हमारा दक्षिणी महासागर। जबकि पांचवा महासागर कौन सा है, तो पांचवा महासागर है आर्कटिक। नाम याद रखिएगा, पांचवा महासागर है आर्कटिक। अब आपको महासागरों का और महाद्वीपों का सही क्रम बिल्कुल याद हो गया होगा। आइए एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं ताकि सबको ठीक ठीक से याद हो जाए क्लास पीरियड में ही। महाद्वीपों का सही क्रम क्या है, सबसे बड़ा अब एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर तो अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया महाद्वीपों का है। महासागरों का सही क्रम क्या है, सबसे बड़ा प्रशांत, फिर अटलांटिक, तीसरा नंबर पर हिंद और चौथा जो है दक्षिणी महासागर, पांचवा
आर्कटिक, पांचवा आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। आप थोड़ा सा और क्लियर हो लेते हैं, जैसे ये द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप, इन सब में अंतर क्या है? द्वीप किसको बोलते हैं? स्थल खंड का छोटा भाग जिसके चारों ओर जल हो वह द्वीप है। जिसके तीन ओर जल हो प्रायद्वीप है। और इस स्थल खंड का बड़ा भाग महाद्वीप है। एकदम क्लियर हो चुका होगा कि स्थल खंड का बड़ा भाग महाद्वीप, छोटा द्वीप, और जिसके तीनों ओर जल हो वह प्रायद्वीप होगा। मैंने आपसे निवेदन किया है कि अगले क्लास से आप अपने शस्त्रों के साथ जुड़ेंगे। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया को आपको कराऊंगा। आज कुछ टेक्निकल वर्ड करा देते हैं, तो इसी टेक्निकल वर्ड के प्रवाह के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। इसमें एक शब्द आता है एस्ट्रेट, एक शब्द आता है एस्ट्रेट। एस्ट्रेट किसे कहते हैं? ये एस्ट्रेट क्या है? हिंदी वर्ड है जल संधि, जल संधि। ये सब मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है। ये एस्ट्रेट क्या है? जल संधियां क्या है? याद रखिएगा, जो दो सागरों को जोड़ता हो जल संधि है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि कोई प्रवाह दो सागरों को जोड़ता होगा तो दो स्थल खंड को पृथक भी करता होगा। पूरा परिभाषा क्या बनेगा कि जो दो महासागरों को जोड़े और दो स्थल खंड को पृथक करे वह एस्ट्रेट या जलसंधि कहलाएगा, जलसंधि होगा। पुनः एक बार कि जो दो सागर को जोड़े और दो स्थल खंडों को पृथक करे वह एस्ट्रेट या जलसंधि कहलाता है। जैसे जललमरू मध्य, इसी को कहते हैं जिब्राल्टर जलसंधि, आप नाम सुने होंगे। फिर आगे जब मैप होगा तो वहां हम लोग जिब्राल्टर को देख करके और डिटेल्स करेंगे उसको। फिर एक है इस्तमस, एक है इस्थमस। इस्थमस हिंदी होता है इस्तमस का थल संधि या स्थल संधि। इस्थमस का हिंदी वर्ड है थल संधि या स्थल जो है संधि। थल संधि या स्थल संधि किसको कहते हैं? तो भूमि का वह पतली पट्टी, याद रखिएगा परिभाषा को, भूमि का वह पतली पट्टी जो दो स्थल खंडों को जोड़ता हो और दो जल राशियों को, सागरों को, महासागरों को पृथक करता हो, उसे इस्तमस या थल संधि या स्थल संधि कहा जाता है। इस्तमस किसे कहते हैं? इस्तमस क्या है? तो आप यदि पूरे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को देख लें तो दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका को जोड़ता है वही पनामा इस्तमस है, जल संधि है। बिल्कुल उदाहरण आपको मिल रहा होगा, समझ में आ रही होगी। तो आज के कक्षाओं में हमने जिन चीजों को समाहित किया, फिर से आपका चंद मिनट में
उसका रिवीजन करा देते हैं। आज हम लोगों ने सीखा है, लास्ट से फर्स्ट की ओर चलते हैं। जल संधियों को, कि जल संधि किसे कहते हैं, तो जो है जल संधि क्या है, दो सागरों को जोड़े और दो स्थल खंडों को पृथक करे, जल संधि है। थल संधि क्या है, तो भूमि की पतली पट्टी जो दो बड़ी जलराशियों को अलग करे और जो दो स्थल खंडों को जोड़े, वह थल संधि है या इस्थमस है। फिर हमने पढ़ा है, फिर हमने देखा है आज के क्लास में, ये द्वीप, प्रायद्वीप या महाद्वीप का डिफरेंस, महाद्वीप को का डिफरेंस। द्वीप स्थल खंड का छोटा भाग है, स्थल खंड का बहुत छोटा हिस्सा है जिसके चारों ओर जल समाहित होते हैं, इसके चारों ओर जल समाहित होता है, जबकि महाद्वीप समुद्र तल से उठा हुआ स्थल खंड का एक बड़ा हिस्सा है जिसके चारों ओर जल है, जिसके तीन ओर जल, ये प्रायद्वीप। नेक्स्ट, और बहुत काम की बातें हुई है आपसे कि तटों के समीप जो स्थलाकृतियां हैं उसमें क्या क्या है, तो बैक वाटर, पश्च जल, फिर इनलेट, आंतरिक जल, क्रीक, गल्फ, बे, बाइट और बीच को याद करके रखिएगा, क्रम में याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा वह था हम लोगों का इस वर्ल्ड मैप पर आकार कि महाद्वीपों के आकार क्या है। फिर हमने पढ़ा है कि महासागरों के आकार क्या है, उनकी स्वरूपें क्या है। कंसेप्ट हम लोगों ने देखा है जिलैंडिया और टेरेंस का। जिलैंडिया क्या है, तो आठवां महाद्वीप है, आठवां कंटिनेंट है। फिर हमने अगले क्लास की योजनाओं को बताया है कि आप किन शस्त्रों के साथ उपस्थित रहेंगे, पढ़ेंगे आगे। ऑस्ट्रेलिया को, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा, सबसे छोटा महाद्वीप, जिसे द्वीपीय महाद्वीप या प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, जेम्स कुक ने जिसकी खोज की, उसके समस्त घटनाक्रमों पर आपका ज्ञान वर्धन करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।